हाँ जी, नमस्कार। लास्ट वीडियो में कंपनी अकाउंट्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकल रूप में पढ़ा था, आज इसको प्रैक्टिकल रूप में पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज पढ़ेंगे कि अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, सममूल्य पर कैसे किया जाता है, डिस्काउंट पर कैसे किया जाता है और प्रीमियम पर कैसे किया जाता है। और डिस्काउंट पर अगर अंशों का निर्गमन करेंगे तो किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, किस प्रकार से एंट्री होगी, डिस्काउंट का राइट ऑफ कैसे किया जाएगा और प्रीमियम पर करेंगे तो प्रीमियम की राशि का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन किया जाएगा और प्रीमियम पर कौन सा खाता ओपन किया जाएगा तथा कॉल्स इन एरियर क्या होती है और कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, उन पर कितना परसेंट से या कितनी दर से ब्याज दिया जाता है नई कंपनी एक्ट 2013 की सारणी ऐप के अनुसार, आदि चीजों का आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखो, यानी अंशों का निर्गमन कर रहे हैं आज, प्रैक्टिकल पार्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो अंशों का निर्गमन सामान्यतया तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है एट पार, एक होता है एट डिस्काउंट, एक होता है एट प्रीमियम, यानी समूल्य पर और भट्टे पर या छूट पर या और प्रीमियम पर। ठीक है, तीन तरीके से इसका निर्गमन किया जाता है। ठीक है, किसी भी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी निर्गमन के माध्यम से, यानी सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी जनता के माध्यम से प्रोस्पेक्ट जारी करती है जनता के मध्य और उनसे राशि प्राप्त की जाती है, उसको ही निर्गमन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे अंशों का सममूल्य पर निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। अब इसमें एक कंडीशन है कि अंशों पर एक साथ पूर्ण भुगतान मांगे जाने पर क्या होता है। देखो, यानी अंशों पर दो प्रकार से सिचुएशन पैदा होती है। एक तो या तो अंशों का संपूर्ण मूल्य एक साथ मांग लिया जाए या किस्तों में मांग लिया जाए, जैसे एप्लीकेशन पर मांगेंगे, फिर अलॉटमेंट पर मांगेंगे, फिर फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर या फिर लास्ट एंड फाइनल कॉल पर पैसा मांगा जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि अंशों का एक साथ पूर्ण भुगतान मांगे जाने पर, यानी लमसम पेमेंट अगर एक साथ मांगेंगे तो किस प्रकार से व्यवहार होगा। देखो, यानी अंश पूंजी प्राप्त करने के माध्यम होते हैं, इसलिए अंशों को निर्गमन पर शेयर अकाउंट को क्रेडिट न किया जाकर शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जब कंपनी अंशों की पूर्ण राशि का एक साथ भुगतान मांगती है तो अंश आवेदक संपूर्ण राशि आवेदन पत्र के साथ ही बैंक में जमा करा देता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब कंपनी संपूर्ण राशि का एक साथ ही भुगतान मांगती है, यानी एप्लीकेशन के समय ही संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली जाती है, तो उस समय संपूर्ण राशि आवेदक द्वारा एक बैंक में जमा करा दिया जाता है। ठीक है, कंपनी की दशा में अंशधारियों की संख्या अधिक होने के कारण अंशधारियों के व्यक्तिगत खाते नहीं खोले जाते, एक मुश्त भुगतान की दशा में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, अगर एक मुश्त भुगतान करेंगे तो उस संबंध में शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट अलग अलग नहीं खोला जाता है, उसमें केवल शेयर शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट एक ही रूप में खोला जाता है, कंबाइंड रूप में खोला जाता है, जो अंशधारियों का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव करता है। ठीक है, ये खाता ऐसे तो व्यक्तिगत लगता है, लेकिन ये वास्तव में व्यक्तिगत खाता होता है। यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि अंशों के लिए अलग अलग अंश पूंजी खाते तथा आवेदन एवं बंटन खाते खोले जाते हैं, यानी जो भी अंश होता है उसकी पूंजी के संबंध में अंश पूंजी के लिए आवेदन खाता अलग से खोला जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट अलग से खोला जाएगा और जो मांग खाते होते हैं वो अलग से खोले जाते हैं। यदि अंशों की संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त होती है तो इसकी प्रविष्टियां इस प्रकार से होगी। देखो किस प्रकार से एंट्री होगी, यानी अब इसमें बात करते हैं कि एंट्री किस प्रकार से होगी। आप जनरल का प्रारूप जानते हैं, व्यवहार होता है, तिथि होता है, जनरल प्रविष्टि होती है, धनराशि होती है। ठीक है, वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसमें बात करेंगे आवेदन पत्र के साथ राशि प्राप्त होने पर। ठीक है, तिथि में जो आवेदन की अंतिम तिथि हो जाती है। अब इसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें क्या रहेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतने शेयर और इतने पर शेयर की रेट। ठीक है, अंश से आवेदन पर प्राप्त वास्तविक राशि से इसकी राशि आ जाएगी। ठीक है, जो भी अंशों पर वास्तविक प्राप्त राशि हुई है वो राशि इसमें आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अंशों का आवंटन करेंगे, यानी एप्लीकेशन राशि प्राप्त होने के पश्चात में जितने भी शेयर होल्डर है उनको अंशों का आवंटन करेंगे, यानी उनको अंश प्रमाण पत्र जारी करेंगे। एक तरीके से वे कंपनी के प्रतिनिधि बन जाएंगे और कंपनी के मालिक बन जाएंगे। जैसी भी स्थिति है, समता इक्विटी शेयर होल्डर है तो कंपनी के मालिक बन जाएंगे अलॉटमेंट करने के पश्चात में। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, यानी शेयर अलॉटेड एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यानी शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर ये एंट्री हो जाएगी। अब इसमें कौन सी राशि आएगी, यानी आवंटित अंशों पर आवेदन पर मांगी गई राशि से इसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है, ये तो हो गई लमसम पेमेंट की। अब बात करें, सामान्यतः प्रत्येक कंपनी किस्तों में भुगतान करती है या मांगती है, जो भी आवेदक होते हैं वो किस्तों में राशि का भुगतान करते हैं। अब इसमें क्या फायदा होता है, किस्तों में भुगतान करने पर जो भी निवेशक है उनके पास में, सभी के पास
लैक ऑफ फंड पाया जाता है, यानी राशि की कमी रहती है, तो सभी संपूर्ण राशि एक साथ ना चुकाकर किस्तों में अपनी राशि चुकाते हैं, जिससे निवेशक पर वित्तीय भार अनावश्यक नहीं पड़ता है, अचानक नहीं पड़ता है, तो उसके लिए फायदेमंद होता है। अब अंशों के किस्तों में भुगतान पर क्या प्रक्रिया होती है देखते हैं। अंशधारियों की सुविधा की दृष्टि से अंशों की संपूर्ण राशि कंपनी एक मुश्त न मांगकर उचित समय अंतराल से मांगती है। जब राशि किस्तों में मंगाई जाती है तो सभी किस्तों के लिए अलग अलग खाता खोला जाता है, ठीक है। यानी जो राशि किस्तों में मांगी जाती है, जो भी किस्त है, यानी अलॉटमेंट की है, एप्लीकेशन की है, एप्लीकेशन पर तो मांगते ही हैं, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, और ये लास्ट एंड फाइनल कॉल है, उसका अलग अलग खाता खोला जाएगा। जैसे शेयर एप्लीकेशन हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया, फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल हो गई, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गई। ये सब खाते वास्तव में व्यक्तिगत खाते होते हैं, क्योंकि ये खाते अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंशों का किस्तों में भुगतान होने पर कंपनी के लेखा पुस्तकों में लेख इस प्रकार से रखे जाते हैं। देखो, अब इसमें किस्तों में ऊपर बात कर चुके हैं लमसम की, यानी एक मुश्त की। अब बात करेंगे किस्तों की। देखिए, आवेदन राशि प्राप्त होने पर तो इसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। आवेदन पर जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर है आवंटन पर आवेदन राशि को पूंजी खाते में ट्रांसफर करने पर, यानी जो अलॉटमेंट होगा शेयर का, उस समय जो राशि प्राप्त हुई है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो उस समय में एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर देंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी। अब इसमें राशि कौन सी आएगी, आवंटित अंशों पर आवेदन पत्रों के साथ मांगी गई राशि से इसको, या जो राशि इसमें डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अंश आवंटन पर आवंटन राशि देय होने पर, यानी अंश शेयर अलॉटमेंट पर जो राशि ड्यू होती है उस समय एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। मांगी गई कुल आवंटन राशि से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें कि आवंटन राशि का भुगतान प्राप्त होने पर पहले तो राशि मांगी थी अलॉटमेंट की, ड्यू थी। अब जो राशि प्राप्त हो जाएगी उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और आवंटन पर जो वास्तविक राशि प्राप्त हुई है वो राशि इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है अलॉटमेंट के बाद में होता है प्रथम मांग पर। अब प्रथम मांग की राशि ड्यू होगी तो उसमें एंट्री हो जाएगी, जिस प्रकार से अलॉटमेंट की हुई है उसी तरीके से फर्स्ट कॉल की हो जाएगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब प्रथम मांग पर मांगी गई कुल राशि से, ठीक है। अब इसमें जो प्रथम मांग की राशि प्राप्त होगी तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। यानी प्रथम मांग पर प्राप्त वास्तविक राशि से। अब इसमें जरूरी नहीं है कि जो राशि मांगी गई है वो सेम राशि ही आपको प्राप्त हो। आपने 50,000 की राशि मांगी, लेकिन कई शेयर होल्डर द्वारा 45,000 रुपये चुकाए गए, 5,000 रुपये नहीं चुकाए गए, तो एक तरीके से वो 5,000 रुपये ये पॉलिसी एरियर कहलाएगा, यानी बकाया मांग कहलाएगी। तो जो भी वास्तविक राशि प्राप्त होती है ड्यू की, वो ही इसमें एंट्री होती है, ठीक है। अब अन्य मांगों पर लेखे प्रथम मांग की तरह होंगे। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो अलॉटमेंट में जिस प्रकार से एंट्री हुई है उसी तरीके से फर्स्ट कॉल की हो गई। अगर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल पर अभी पैसा मांगा जा रहा है या ड्यू है या प्राप्त हो रहा है, तो उसकी सेम एंट्री जिस प्रकार से शेयर फर्स्ट कॉल की है, शेयर कैपिटल अकाउंट की है, तो मांग दे होने पर, तो इस तरीके से सेकंड कॉल की सेकंड कॉल का नाम आ जाएगा, और अगर फाइनल कॉल का नाम आ जाएगा। और जो जो भी राशि प्राप्त होगी वो सेम बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल की जगह बैंक अकाउंट सेम रह जाएगा, और शेयर फर्स्ट कॉल की जगह शेयर सेकंड कॉल सेकंड शेयर फाइनल कॉल आ जाएगा, ठीक है। सेम एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी। अब इसमें बात करें आगे। अब इसमें जो भी मांग संख्या बदल दी जाएगी, अभी बात कर चुके हैं। अब इसमें जो भी अंतिम मांग होती है उसमें साथियों ध्यान रखिए, जैसे आपके फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल और फाइनल कॉल मांगी जाती है, ठीक है। यानी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तृतीय कॉल, ठीक है, 3 कॉलें मांगी जाती है सामान्यतः। अब आपकी अगर 2 ही कॉल मांगी जा रही है, फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो आप फर्स्ट कॉल लिखेंगे, और जो सेकंड कॉल हो उसके साथ में सेकंड एंड फाइनल कॉल आपको ऐड करना होगा। यदि तृतीय मांगी जा रही है, थर्ड मांगी जा रही है, तो थर्ड में आप थर्ड यानी थर्ड फाइनल कॉल लिखना होगा, ठीक है। आवेदन राशि व आवंटन राशि में से संबंधित पृथक पृथक खाते खोलने के स्थान पर कुछ कंपनियां एक ही खाता खोलती है, जिसे अंश आवेदन एवं आवंटन खाता यानी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कहते हैं। यानी कई कंपनियां शेयर एप्लीकेशन की राशि के लिए अलग अकाउंट खोलती है तथा अलॉटमेंट का अलग अलग अकाउंट खोलती है, यानी अलग अलग खाते खोलती है, जबकि कई कंपनियां शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का एक ही खाता खोलती है। इसी दशा में आवेदन राशि को पूंजी खाते में ट्रांसफर करने की एवं आवंटन राशि देय होने की एक ही प्रविष्टि होती है। यानी अलग अलग अकाउंट रखेंगे तो ड्यू की अलग होगी, राशि प्राप्त करने की अलग होगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री अलग अलग होगी, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, अंकुर लिमिटेड 1 फरवरी 2009 को 25 रुपए वाले 5,000 समता अंशों के लिए प्रविवरण निर्गमित करती है, प्रोस्पेक्ट जनता में निर्गमित करती है। 10 रुपए आवेदन पर मांगे गए, 10 रुपए बंटन पर तथा शेष प्रथम एवं अंतिम मांग पर देय है। यानी
₹25 का है, जिसमें ₹10 तो आवेदन पे ले रहे हैं, ₹10 बंटन पे ले रहे हैं, बाकी कितना रह गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपका ₹5 आपको मांगने हैं, ठीक है। अविधान सूचियां 15 फरवरी 2009 को बंद हो जाती है। आवंटन राशि 15 मार्च 2009 तक देय थी। प्रथम एवं अंतिम मांग 15 अप्रैल 2009 को देय यानी देय 30 अप्रैल 2009 को की गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि कंपनी की पुस्तकों में व्यवहारों की जनरल प्रविष्टिकरण करना है और इसमें यह मानना है कि सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा सभी राशियां प्राप्त हो गई है। अब इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे देखो। जनरल एंट्री देखते हैं कि इन्होंने ₹25 वाले 5,000 समतांशों के लिए निर्गमन किया गया, ठीक है। अब उसमें ₹10 तो आवेदन पर मांगे गए हैं, ₹10 अलॉटमेंट पर और शेष बाकी ₹5 रह गया, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांग रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एंट्री करेंगे, पहले एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अभी ₹50,000 की राशि है, ₹50,000 की राशि इस प्रकार से आई है कि ₹25 के अंश है, एक अंश का मूल्य ₹25, ठीक है। अब उसमें ₹10 आवेदन पे मांग रहे हैं, ₹10 बंटन पे, तो ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, ठीक है। अब उसमें 5,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो ₹10 आवेदन पर मांगेंगे, तो 5,000 इंटू 10 कर देंगे, तो ₹50,000 आ गया, ठीक है। अब इस राशि को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड ₹50,000 कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो अलॉटमेंट मनी ड्यू है, तो अलॉटमेंट पर भी ₹10 मांगे गए हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। यानी 10 इंटू 5,000, ठीक है, तो 50,000 आ गया, ठीक है। अब इसमें अलॉटमेंट ये तो ड्यू की एंट्री थी ऊपर वाली, अब अलॉटमेंट राशि प्राप्त होने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 50,000 की राशि प्राप्त हो गई। नेक्स्ट बात करें तो फर्स्ट और फाइनल कॉल है, उस पर ₹5 मांग रहे हैं, यानी ₹10 तो अलॉटमेंट पर मांग लिए और ₹10 एप्लीकेशन पर मांगे गए हैं, तो 25 में से 20 गए तो कितने बचे? 5, ठीक है। तो ₹5 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांग रहे हैं, तो 5 इंटू 50 सॉरी 5,000 कर देंगे, तो ₹25,000 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू है, ठीक है। इसी तरीके से जो राशि प्राप्त होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। 25,000 की और 25,000 की, ठीक है। अब इसकी यह तो एक विधि हो गई। दूसरी विधि है वैकल्पिक विधि के माध्यम से अगर इसको हल करें, तो अंश जब अंश आवेदन राशि व बंटन राशि का पृथक-पृथक खाता न खोलकर एक ही खाता खोला जाए, तो इस संबंध में क्या एंट्री होगी देखो। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की सेम एंट्री हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट इसमें और ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी जो एप्लीकेशन की मनी राशि प्राप्त हुई है उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तथा जो अलॉटमेंट की राशि है वो ड्यू है उसकी एंट्री किस प्रकार से होगी देखो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ₹1,00,000 की हो जाएगी। यानी ₹50,000 तो आपका आवेदन का है और ₹50,000 आपका अलॉटमेंट का है, तो टोटल ₹1,00,000 की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी, तो अलॉटमेंट पर ₹10 मांगे थे, 5,000 की साइज 50,000 बन गए। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की राशि देय है, तो यह एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड होगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो चुकी है, यानी इस संबंध में आप समझ चुके हैं कि सममूल्य पर किस प्रकार से निगमन किया जाता है और अगर एक मुश्त भुगतान मांग रही है कंपनी, तो किस प्रकार से ट्रांजैक्शन होंगे, किस प्रकार से एंट्री होगी, और अगर किस्तों में मांग रही है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड एंड फाइनल कॉल आप समझ चुके हैं किस प्रकार से राशि मांगी जाती है और उनका एंट्री और समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बकाया मांग। देखिए बकाया मांग क्या होती है, एक निश्चित तिथि होती है कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या फाइनल कॉल या अलॉटमेंट की राशि कंपनी द्वारा निश्चित समय पर या कंपनी द्वारा निश्चित समय पर मांगी जाती है अंशधारियों से, तो अंशधारी उस राशि को देय तिथि तक चुका नहीं पाता है या चूक करता है या उसके पास धन नहीं होता है, तो इस संबंध में जो राशि बकाया है वो एक तरह से बकाया मांग कहलाती है। देखिए इसको देखते हैं। जब कुछ अंशधारी किस्तों के भुगतान की निर्धारित अंतिम तिथि तक किस्तों का भुगतान नहीं करते हैं, तो सभी न चुकाई गई किस्तों के योग को बकाया मांग कहते हैं। यानी जो भी किस्तें हैं आपकी, एक फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल है या फाइनल कॉल है, जितनी भी किस्तों का आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं कंपनी की मांग पर, तो जो भी बकाया किस्तें हैं वो एक तरीके से बकाया मांग कहलाती है, ठीक है। अब बात करें नीचे बकाया मांगों पर ब्याज। देखिए जो कंपनी का
निश्चित समय पर जो अंशधारी पेमेंट कर देता है तो उसको किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। जो अंशधारी है समय पर मांगों का भुगतान नहीं करता है तो उस संबंध में उनको एक निश्चित दर से यानी 10% की दर से ब्याज देना होता है नए कंपनी एक्ट 2013 की सारणी ऐप के अनुसार। ठीक है, उनको ब्याज देना होता है कंपनी को। वो ब्याज कंपनी के लिए एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट होता है और जो अंशधारी होते हैं उनके लिए नुकसान होता है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो संचालकों को ब्याज दर को कम करने, ज्यादा करने या उसको बिल्कुल ही समाप्त करने का अधिकार केवल और केवल कंपनी के संचालकों को होता है। ठीक है, अब इनकी अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से बकाया मांगों के संबंध में लेखांकन किया जाता है, किस प्रकार से ब्याज प्राप्त किया जाता है और उसकी एंट्री किस प्रकार से होती है। देखो, बकाया मांगों के संबंध में लेखा। सामान्यतः बकाया मांगों के संबंध में अलग से कोई लेखा प्रस्तुति करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब किस्त देय की जाती है तो संबंधित किस्त के खाते को देय राशि से डेबिट किया जाता है तथा जब किस्त प्राप्त होती है तो प्राप्त राशि से संबंधित किस्त को क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी इनका समायोजन कर दिया जाता है। इस प्रकार किस्त का खाता जितना डेबिट शेष व्यक्त करता है वह बकाया मांग होती है। जब भी यह बकाया मांग भविष्य में प्राप्त होती है तो बैंक खाते को डेबिट कर संबंधित किस्त के क्रेडिट कर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जिसमें कुछ लेखापाल या कुछ जो लेखापाल है वो बकाया मांग के लिए अलग से बकाया मांग खाता यानी कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते हैं, जबकि कई लेखाकार नहीं खोलते हैं। ऐसी दशा में बकाया मांग रहने की दशा में बकाया मांग राशि खाते को डेबिट तथा संबंधित किस्त खाते को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, भविष्य में जब भी आप इन चीजों का भी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें अभी देखते हैं, भविष्य में जब भी बकाया मांग प्राप्त होती है तो बैंक खाते को डेबिट तथा बकाया मांग खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी भविष्य में जब भी बकाया मांग प्राप्त होगी तो उस संबंध में एंट्री होगी, जब राशि प्राप्त होती है बैंक खाते को डेबिट करेंगे तथा बकाया मांग खाता है उसको क्रेडिट कर देंगे। जब प्रश्न में बकाया मांग खाता बनवाया गया हो तभी इस प्रविष्टि को करना चाहिए। यानी क्वेश्चन में जब ऐसी स्थिति दे रखी हो बनाने के लिए तो ही इस एंट्री को करना चाहिए, अन्यथा विभिन्न किस्तों के खातों का डेबिट शेष ही बकाया मांग राशि मानी जाएगी। बकाया मांग एवं उन पर लगाए गए ब्याज की प्रविष्टियां इस प्रकार से की जाती है। देखिए, अब इसमें दो सिचुएशन है। फर्स्ट तो है कि जब बकाया मांग के लिए अलग से खाता न खोला जाए, यानी सूचना के अभाव में ऐसा ही करना चाहिए। अगर सूचना में ऐसा नहीं दे रखा है तो बकाया मांग के संबंध में अलग से खाता नहीं खोलना चाहिए। अगर सूचना में दे रखा है कि बकाया मांग के लिए अलग से खाता खोले तो उस संबंध में अलग से खाता खोलना होगा। ठीक है, अब बकाया मांग होने पर यानी अलग से कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। संबंधित किस्त या मांग खाते को डेबिट शेष ही बकाया मांग का सूचक होता है। यानी संबंधित किस्त या जो भी मांग खाता है उसका जो डेबिट शेष है वो ही बकाया मांग कहलाती है। ठीक है, अब भविष्य में बकाया मांग प्राप्त होने पर जो भी आपकी बकाया मांग है आपने समय पर नहीं चुकाई, फिर आगे आगामी भविष्य में आप चुकाएंगे ब्याज सहित पेनल्टी सहित, तो बंटन राशि प्राप्त होने पर क्या एंट्री होगी? तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगी। यानी जो बकाया मांग राशि है इसमें जितनी बकाया मांग राशि है वो प्राप्त होगी। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगी। अब प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर तो इसकी एंट्री सेम तरीके से हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगी। अगर आपकी सेकंड कॉल है तो इस जगह शेयर सेकंड कॉल आ जाएगी। अगर आपकी थर्ड या फाइनल कॉल है तो टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, यानी अन्य मांग राशियों की दशा में मांग खाते का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट सिचुएशन है जब बकाया मांग के लिए अलग से खाता खोला जाए। पहली वाली स्थिति में तो बकाया मांग के संबंध में किसी प्रकार का कोई खाता नहीं खोला गया था तथा सेकंड वाली स्थिति में कॉल्स इन एरियर यानी बकाया नाम से संबंध में एक नया खाता खोला जाएगा। उस खाते को कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से इसकी सूचना दे रखी हो तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बकाया मांग खाता खोलने के लिए एंट्री करेंगे। बकाया मांग होने पर तो बंटन राशि बकाया रहने पर तो एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट यानी बिंग एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है, यानी बंटन की बकाया राशि मांग प्राप्त होने पर यानी सॉरी बंटन राशि बकाया रहने पर तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे। इसी तरीके से प्रथम मांग की राशि बकाया रहने पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर सेकंड कॉल बाकी है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट हो जाएगा। और इसी तरीके से तृतीय कॉल बकाया है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ मांग का नाम चेंज हो जाएगा, इसमें और एंट्री सेम रह जाएगी। ठीक है, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, अब इसमें बात करें नेक्स्ट, भविष्य में किसी भी किस्त की बकाया राशि प्राप्त हो जाती है यानी जो भी आपकी अलॉटमेंट है
या फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है या थर्ड एंड फाइनल कॉल है, अगर उसकी भविष्य में राशि कोई प्राप्त हो जाती है तो उस समय एंट्री हो जाएगी। पहले तो जब राशि बकाया थी उस समय कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया था। अगर राशि प्राप्त होगी तो इसमें विपरीत कर देंगे, क्या हो जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा, यानी जो भी कॉल्स इन एरियर की बकाया राशि है उसके एंट्री इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब इस संबंध में बकाया राशि तो प्राप्त हो गई, ठीक है, पर कंपनी द्वारा एक रूप से पेनल्टी लगाई जाती है, 10% दर की दर से ब्याज वसूला जाता है, तो उस ब्याज की भी एंट्री होगी। ठीक है, तो वो ब्याज एक तरीके से कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है तथा अंशधारियों के लिए एक तरीके से हानि होती है। तो उस संबंध में ब्याज की राशि प्राप्त होने पर एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हो जाएगा, यानी जो भी इंटरेस्ट की राशि है वो इसमें आ जाएगी। अब वर्ष के अंत में ब्याज का यानी ब्याज खाते का हस्तांतरण करेंगे। देखिए, वर्ष के अंत में कंपनी को अगर ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है, तो उस समय कंपनी को फायदा होगा, तो फायदे को हमेशा पी&एल अकाउंट में शेयर साइड में ट्रांसफर करते हैं तथा खर्चे तथा हानियों को पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पी&एल अकाउंट को सीआर कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री इसमें हो जाएगी। अब इसमें बात करें, ये तो एंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि बकाया मांग यानी कॉल्स इन एरियर का बैलेंस शीट में किस प्रकार से प्रावधान या निरूपण किया जाता है। देखो, सभी किस्तों की बकाया राशि का योग कर इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में मांगी गई पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाकर दिखाया जाता है। ठीक है, यानी जो भी किस्तें हैं, फर्स्ट सेकंड या फाइनल है, उनका योग कर लेंगे और जो भी कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें से उसको घटाकर दिखाएंगे। इस प्रकार घटाने पर पेड अप कैपिटल आ जाती है, यानी जो भी आपकी राशि मांगी गई है उसमें से जो भी बकाया राशि है उसको घटा देंगे, उस पर उससे पेड अप कैपिटल प्राप्त हो जाएगी, यानी प्रदत्त पूंजी आ जाती है। यदि बकाया मांगों में प्रीमियम की राशि भी शामिल हो तो पूंजी का बकाया मांगी गई पूंजी में से घटाएंगे तथा प्रीमियम का बकाया प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से घटाएंगे, यानी दोनों को एक समान नहीं रखेंगे। अगर प्रीमियम की राशि बकाया है तो उसको प्रीमियम यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते से माइनस करेंगे, अगर पूंजी बकाया है, वास्तविक राशि बकाया है प्रीमियम के अलावा, तो उस राशि को पूंजी में से ही माइनस करेंगे, ना कि प्रीमियम अकाउंट से। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा ये चीजें। अब नेक्स्ट बात करें, बकाया राशि को चिट्ठे में किस प्रकार से विभाजित करके उसको दिखाना चाहिए। देखो, इसमें दो तरह का प्रावधान होता है। एक तो होता है कंपनी के संचालकों द्वारा न चुकाई गई राशि का अलग से विवरण रखा जाएगा तथा जो अन्य अंशधारी या सामान्य अंशधारी है उनके द्वारा न चुकाई गई राशि का अलग से विवरण रखा जाएगा चिट्ठे में। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपको एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ये समझ में आ जाएगा। थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी को जब तक प्रैक्टिकल में नहीं बदलेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपका उदाहरण नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, एंट्री करेंगे, जो राशि किस प्रकार से आई है वो आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। देखो, अचित लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 अधिमान अंशों यानी प्रपंच शेयर के लिए सममूल्य पर आवेदन आमंत्रित किए। ठीक है, जो इस प्रकार थे, ने आवेदन पर 30% आवंटन पर 50% तथा प्रथम मांग पर 20% मांगा गया। ठीक है, यानी 30, 50, 80, 80 और 20 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 10 रुपए का 30% निकालेंगे 3% हो जाएगा। इस तरीके से 50% 5 रुपए हो जाएगा और प्रथम मांग पर 20% है तो 2 रुपए हो जाएगा। आप इसको यानी 10 रुपए को 3, 5 और 2 में डिवाइडेड कर सकते हैं। ठीक है, अब जनता ने 19,000 अंशों के क्रय के लिए आवेदन किया, यानी 20,000 अंशों का सममूल्य पर आवेदन आमंत्रित किए गए, जिनमें से 19,000 लोगों ने या 19,000 अंशों का क्रय जनता ने किया गया, तो कंपनी द्वारा सभी को अंशों का आवंटन कर दिया गया। एक अंशधारी महेश ने 500 अंशों पर आवंटन एवं प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया, यानी जो एक अंशधारी है महेश जी, उन्होंने 500 अंशों पर आवंटन यानी अलॉटमेंट एवं प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। एप्लीकेशन पर तो हो गया, लेकिन आवंटन हुआ और प्रथम मांग पर राशि का भुगतान किया गया और वो 500 अंशों का मालिक था। देख, ठीक है, और शेष सभी से देय तिथियों पर राशि प्राप्त हो गई। तो कंपनी में की पुस्तकों में जनरल आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। देखते हैं, इसको करते हैं। अब इसमें जनरल ऑफ अचित लिमिटेड की जनरल बनाते हैं। डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर आ जाएगा, लेजर फोलियो आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट वाली राशि आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें पहले एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। अब एप्लीकेशन मनी पर 3 रुपए मांगे गए, इसमें आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, यानी आवेदन पर 30% या 3 रुपए मांगे गए, आवंटन पर 50% 5 रुपए या प्रथम मांग पर 2 रुपए 20% मांगे गए। ठीक है, 19,000 लोगों ने अंश क्रय किए गए। अब इसमें से 19,000 लोगों ने अंश क्रय किए गए हैं,
कितने लोगों ने किए हैं? 19,000 ने। जबकि एक अंश का मूल्य 10 रुपया है। अब आवेदन पर 3 रुपये मांग रहे हैं, तो 19,000 इंटू 3 कर देंगे तो 57,000 रुपये आवेदन पर प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की जगह इक्विटी शेयर होते हैं तो इक्विटी शेयर नाम आ जाता है, और अगर यहाँ प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर नाम आ जाएगा। ठीक है, ये 57,000 रुपये आ चुके हैं। अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर होता है तो इक्विटी शेयर का नाम आ जाता है, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता है। ठीक है, अब 57,000 रुपये एप्लीकेशन का प्राप्त हुआ है, तो उस 57,000 को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया एप्लीकेशन की बात और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अलॉटमेंट राशि देय होने पर क्या एंट्री होगी। तो अलॉटमेंट पर कितना रुपये मांगा गया है? 5 रुपये मांगा गया है, यानी 50% मांगा गया है। तो 19,000 आवेदक थे, यानी लोगों ने शेयर खरीदे, तो 19,000 इंटू 5 कर देंगे तो 95,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट की राशि 95,000 रुपये देय हो जाएगी। तो इसकी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसमें से बात करें कि जो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट हो चुका है, देय हो चुका है, अब उसकी राशि प्राप्त होगी, तो राशि किस प्रकार से प्राप्त होगी? यानी राशि वास्तव में तो 95,000 प्राप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक महेश जी है, उन्होंने 500 रुपये अलॉटमेंट पर जमा नहीं करवाई या कंपनी को पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो वो माइनस होगा। अब 90,000 95,000 राशि प्राप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन 500 रुपये 500 एक महेश है, उसके पास 500 शेयर है, उसने जो अलॉटमेंट था उसकी राशि नहीं चुकाई, तो अलॉटमेंट में कितना किया? 5 रुपये का 5 रुपये मांगे गए थे। अब 19,000 शेयर होल्डर थे, उनमें से 18,500 लोगों ने जमा करा दिया, जबकि 500 शेयर होल्डर महेश के पास में थे, उसने 5 रुपये का भुगतान नहीं किया। ठीक है, तो 500 इंटू 500 इंटू यहाँ पे कर देंगे, सॉरी 500 इंटू 50 कर दे, सॉरी 5 कर देंगे तो 2500 रुपये इसने भुगतान नहीं किया, तो 95,000 प्राप्त होने थे, तो 2500 को माइनस कर देंगे तो 92,500 रुपये इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी की बात करेंगे, ड्यू की, तो ड्यू की एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आपका 2 रुपये मांगा गया है, 20% मांगा गया है, तो 19,000 इंटू 2 कर देंगे तो 38,000 रुपये आपके ड्यू है फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, 38,000 हो जाएगा। अब इसमें यह कह रखा है कि जो भी ये महेश है, इसने 500 अंशों का ये धारक है, इसने आवंटन पर प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया, तो आवंटन पर भी समायोजन कर चुके हैं कि 2500 रुपये इसने जमा नहीं करवाया। ठीक है, और अब जो प्रथम मांग पर कितना रुपए मांग रहे हैं? 2 रुपये या 20% मांग रहे हैं, तो 1,000 रुपये इसने प्रथम मांग के जमा नहीं करवाए हैं, तो 38,000 रुपये प्राप्त होने थे, जबकि प्राप्त कितने होंगे फर्स्ट कॉल के? 37,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आ जाएगा। ठीक, कितने आ जाएंगे? 37,000 हो जाएंगे। ये तो हो चुका आपका कॉल्स इन एरियर, यानी बकाया मांग के संबंध में। अब बात करेंगे अग्रिम मांग। देखिए अग्रिम मांग क्या होती है? जब कंपनी द्वारा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या थर्ड या फाइनल कॉल की राशि नहीं मांगी जाती है, लेकिन अंशधारी के पास में धन होता है, वो बार बार इन जो भी समस्याएं होती है उनसे मुक्ति पाने के लिए या उसके समय भाव के कारण वो पहले ही राशि कंपनी को दे देता है, या तो एप्लीकेशन पर दे देता है या अलॉटमेंट पर दे देता है। तो उस संबंध में जो भी अंशधारक होता है, तो उसको फायदा देने के लिए कंपनी द्वारा जो अग्रिम राशि दी जाती है, कंपनी को उस पर ब्याज दिया जाता है। वो ब्याज 12% की दर से शेयर होल्डर को दिया जाता है। वो कंपनी के लिए एक तरीके से कैपिटल लॉस होता है, जबकि शेयर होल्डर के लिए वो एक तरीके से प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब जो भी ब्याज देंगे उसका समायोजन किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, तो उस संबंध में P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे, जबकि पहली वाली जो कॉल्स इन एरियर थी उसमें कंपनी के लिए फायदा था, कंपनी ब्याज वसूल कर रही थी, शेयर होल्डर से थे, उस संबंध में P&L अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, जबकि इस स्थिति में P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए इसके बारे में देखते हैं, इसके अर्थ के बारे में समझते हैं। अग्रिम मांग क्या होती है? कॉल्स इन एडवांसेज। देखिए कभी-कभी कई अंशधारी बार-बार मांग राशि का भुगतान करने की परेशानी से बचने के लिए अपने अंशों पर संपूर्ण रकम राशि का एक साथ ही चुका देते हैं। ठीक है, ये भुगतान कर देते हैं। अग्रिम मांग से यह तात्पर्य होता है कि कंपनी द्वारा अंशों पर प्राप्त उस राशि से है जो प्राप्ति की तिथि तक कंपनी द्वारा उन अंशों पर मांगी नहीं गई है, अतः कानूनी रूप से देय न होने के कारण अग्रिम मांग कहलाती है। यानी कानूनी यानी लीगली रूप से राशि नहीं मांगी गई है कंपनी से, लेकिन अंशधारी द्वारा पहले ही राशि जमा कर दी गई है,
तो वह ऐसी राशि अग्रिम मांग कहलाती है। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई कंपनी अपने अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर ही किसी अंशधारी की अग्रिम मांग राशि स्वीकार कर सकती है, अन्यथा नहीं। यानी जो कंपनी के अंतर्नियम होते हैं, अगर उनमें इस प्रकार का प्रोविजन प्रावधान किया गया है, तो ही कंपनी अग्रिम मांग स्वीकार कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। ऐसी राशि पर लाभांश नहीं दिया जाता है। जो अग्रिम राशि कंपनी द्वारा शेयर होल्डर द्वारा कंपनी को दी जाती है, उस पर किसी प्रकार से कोई लाभांश प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज दिया जाता है। और ब्याज भी कंपनी एक्ट 2013 की सारणी ऐप के द्वारा 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। अब इसमें किस प्रकार से लेखांकन करेंगे, यानी जो अग्रिम मांग का चिट्ठे में या बैलेंस शीट में किस प्रकार से निरूपण करेंगे या किस प्रकार से उसको दर्शाएंगे। देखो, प्राप्त की गई अग्रिम मांग राशि अंश पूंजी का भाग नहीं होती है, इसलिए इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अलग से दिखाया जाता है। इसे किस शीर्षक में दिखाया जाए, इस संबंध में कंपनी अधिनियम में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ लेखापाल इसे पेड अप कैपिटल में ही अलग से दिखाते हैं या शो करते हैं। तक कुछ इच्छे यानी कुछ लेखापाल इसे करंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाते हैं। ठीक है। अब अग्रिम मांग के संबंध में लेखा किस प्रकार से किया जाता है, ये देखते हैं। जब भी अग्रिम मांग प्राप्त होती है, तो अग्रिम मांग खाते यानी कॉल्स इन एडवांस यानी अग्रिम मांग खाते को इंग्लिश में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कहा जाता है। तो जो भी अग्रिम मांग राशि प्राप्त होती है, तो उस संबंध में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट या जमा कर दिया जाता है। भविष्य में जब भी उसका भुगतान मांगा जाता है, तब इससे संबंधित मांग खाते से एडजस्टमेंट या उनका समायोजित कर दिया जाता है। मान के चलो, अलॉटमेंट पर ही आपने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की राशि दे दी एडवांस में, अब उस संबंध में आपको 12% की दर से ब्याज तो दिया जाएगा कंपनी द्वारा, लेकिन जब ही फर्स्ट कॉल की मांग होगी, तो उस मांग होते ही जो आपने एडवांस राशि दी है, उस राशि का तुरंत समायोजन कर दिया जाएगा, जो भी कॉल होगी उस स्थिति के अनुसार। ठीक है। इस संबंध में लेखांकन प्रविष्टियां किस प्रकार से होगी वो देखते हैं। देखो, अग्रिम मांग राशि आवंटन पर या इससे आगे की मांगों पर प्राप्त हुई हो। ठीक है। यानी जो अग्रिम मांग राशि है वो आवंटन पर या इससे आगे की मांगों पर प्राप्त हो गई है, तो उस संबंध में क्या एंट्री होगी। देखो, अग्रिम मांग राशि प्राप्त होने पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस एक तरीके से लाइबिलिटीज होती है कंपनी की, तो इसको सीआर कर देंगे। अब भविष्य में संबंधित मांग की राशि देय होने पर एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यानी भविष्य में जो भी मांग की राशि है, यानी फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल है, जो भी है, और उस संबंध में एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। पहले इसको राशि प्राप्त होने पर इसको सीआर किया था, अब इसका समायोजन करेंगे, राशि देय होगी तो उस समय समायोजन करेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस को पहले सीआर किया था, अब कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, टू रेस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट कर देंगे। यानी जो भी रेस्पेक्टिव कॉल्स है, आपके शेयर फर्स्ट कॉल है या सेकंड है, फाइनल है, उसका नाम आ जाएगा रेस्पेक्टिव कॉल्स की जगह। ठीक है। एडवांस कॉल मनी एडजस्टेड। ठीक है। अब नेक्स्ट स्थिति है, यदि आवेदन की राशि के साथ ही अग्रिम मांग राशि प्राप्त हो गई हो। ठीक है। अगर आवेदन की एप्लीकेशन मनी के साथ में ही एडवांस या अग्रिम मांग राशि प्राप्त हो गई हो, तो उस समय में क्या एंट्री होगी। देखो, आवेदन पर प्राप्त राशि होने पर, ठीक है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। अब इसमें क्या कौन कौन सी राशि आएगी, तो इसमें आएगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एडवांस मनी, यानी जो भी अमाउंट रिसीव्ड है एप्लीकेशन की, उसमें एडवांस मनी भी शामिल होगी। ठीक है। अब इसमें आवंटन तिथि पर आवेदन पर प्राप्त अग्रिम राशि का समायोजन किस प्रकार से करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। तो इसमें राशि किस प्रकार से आएगी, कॉल्स इन एडवांस में तो शेष राशि रह जाएगी, और जो शेयर अलॉटमेंट में जो बंटन की देय राशि है वो इसमें आ जाएगी, और जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो समस्त राशि है दोनों का योग इसमें आ जाएगा, यानी एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड ये हो जाएगी। ठीक है। ये मान के चलो, आपने आपका शेयर अलॉटमेंट 50,000 रुपए का है, अलॉटमेंट में 50,000 रुपये राशि देनी है, और आपने 60,000 दे दिए, तो 10,000 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा कॉल्स इन एडवांस में 10,000 आ जाएंगे, और शेयर अलॉटमेंट में 50,000 आ जाएंगे, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आपका 60,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है। अब भविष्य में जब भी मांग की राशि देय होगी, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल्स, यानी शेयर फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, जो भी स्थिति होगी उसका नाम आ जाएगा, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, अग्रिम मांग राशि का ब्याज का लेखा किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें कंपनी को ब्याज देना होगा 12% की दर से, तो ब्याज की राशि का भुगतान करने पर एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कंपनी के लिए एक तरह से खर्चा है तो डेबिट कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। जो भी राशि ब्याज की बनी है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है। भुगतान करने पर, अब जो भी ब्याज की राशि का भुगतान किया गया है, अब उस वो एक तरीके से कंपनी के लिए हानि होती है या खर्चा होता है, तो उस संबंध में लेखा वर्ष के अंत में ब्याज की राशि को पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हो जाएगी, जो भी राशि ब्याज के रूप में दी गई है। तो ये डेबिट इसलिए हो रही है, अभी ऊपर बता चुके हैं
कि पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड में खर्चे और हानियों का लेखा किया जाता है, जबकि सीआर साइड में रेवेन्यू और आगम का सॉरी प्रॉफिट का लेखा किया जाता है। तो इसमें एक तरीके से कंपनी के लिए ये लॉस हो रहा है, तो पी&एल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, अंकिता लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 समता अंश निर्गमित किए। देय राशियां इस प्रकार थी, यानी आवेदन पर 3 रुपए मांगे गए, आवंटन पर 3 रुपए मांगे गए, प्रथम मांग पर 2 रुपए मांगे गए और अंतिम मांग पर 2 रुपए मांगे गए, यानी 3 3 6 और 4 10 रुपए हो गए। ठीक है, अंशों का आवंटन 1 जनवरी 2006 को किया गया। आवंटन राशि 31 जनवरी को प्राप्त हुई। 1 मार्च को प्रथम मांग की गई तथा उसकी धनराशि 31 मार्च को प्राप्त हुई। द्वितीय एवं अंतिम मांग 1 मई को की गई तथा 31 मई तक प्राप्त हो गई। एक अंशधारी है मनोज के पास 500 अंश है, बंटन पर ही प्रथम एवं द्वितीय मांग राशि का भुगतान उसने कर दिया है। ठीक है, यानी जो अलॉटमेंट हुआ उस समय ही उसने एडवांस रूप में फर्स्ट और सेकंड कॉल का भुगतान पहले ही कर दिया। उसके पास वो 500 अंशधारी वाला वो मालिक है। ठीक है, तथा एक अंशधारी विजय है जिसके पास 1000 अंश है, ने प्रथम मांग पर ही द्वितीय मांग राशि का भुगतान कर दिया, जबकि पहले वाले ने तो बंटन पर ही दोनों मांगों का भुगतान कर दिया, जबकि दूसरे वाले के पास 1000 अंश है, उसने प्रथम मांग पर सेकंड मांग का भुगतान कर दिया। अब उसको कंपनी द्वारा सारणी के अकॉर्डिंग निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान करना है और पुस्तकों में आवश्यक जनरल एंट्री देनी है। देखो किस प्रकार से करते हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं कि अंकिता लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 समतांश मार्केट में निर्गमित किए। अब उनमें से 3 रुपए तो आवेदन पर मांगेंगे और आवंटन में 3 रुपए मांगेंगे, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए मांगेंगे तथा अंतिम मांग पर 2 रुपए मांगेंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री करते हैं। पहले करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की करेंगे, तो 50,000 के इक्विटी शेयर है, तो 50,000 टोटल इक्विटी शेयर है, एक का मूल्य 10 रुपए है, तो आवेदन पर 3 रुपए मांग रहे हैं, तो 3 इंटू 50,000 कर देंगे, तो 1.5 लाख रुपया ये आ गया। 50,000 इंटू 3 कर देंगे तो 1.5 लाख रुपया एप्लीकेशन मनी आ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल शेयर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी 1.5 लाख रुपए से। ठीक है, अब नेक्स्ट है अलॉटमेंट की राशि देय होने पर एंट्री होगी, तो अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन पर भी 3 रुपए मांगे गए थे और अलॉटमेंट पर 3 रुपए मांगे गए हैं। 50,000 इंटू 3 कर देंगे तो 1.5 लाख रुपया अलॉटमेंट की राशि देय हो जाएगी, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी। अब इसमें बात करते हैं कि अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड अलोंग विद कॉल्स इन एडवांस। अब इसमें एक चीज बता रखी है कि आपकी अलॉटमेंट देय राशि तो आपकी 1.5 लाख है, लेकिन आपको एडवांस में राशि ज्यादा प्राप्त हो गई है। अब इसमें एंट्री पहले एंट्री को पढ़ लेते हैं, राशि को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राशि किस प्रकार से आई है। देखो, इसमें राशि प्राप्त करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यानी 1,52,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख और कॉल्स इन एडवांस 2,000। देखिए इसमें 2,000 कैसे आए, यानी अलॉटमेंट पर 3 रुपए मांगे गए हैं, तो 50,000 इंटू 3 करेंगे 1.5 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है, बट 2,000 रुपए एडवांस में इस प्रकार से आए हैं कि एक अंशधारी है मनोज जिसके पास है 500 अंश है। कितने हैं? 500 अंश। उसने आवंटन यानी आवंटन में 3 रुपए मांगे गए, जबकि उसने प्रथम एवं द्वितीय मांग का कितना मूल्य है? 2 रुपए प्रथम मांग पर और अंतिम मांग यानी सेकंड मांग पर सेकंड कॉल पर 2 रुपए, यानी टोटल 4 रुपए का भुगतान एडवांस में पहले ही कर दिया। तो उसके पास कितने अंश है? 500 है, तो 500 इंटू 4 कर देंगे तो 2,000 रुपए उसने एडवांस में भुगतान कर दिए, पहले कर दिए। तो एक तरीके से ये 2,000 रुपए पहले प्राप्त हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट में 1,52,000 आ जाएगा और इक्विटी शेयर अल्टरमेट में 1.5 लाख आ जाएगी और कॉल्स इन एडवांस एक तरह से लाइबिलिटीज है कंपनी के लिए, तो वो 2,000 रुपए ये आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आपको आ चुका होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने की। तो फर्स्ट कॉल पर आपके 2 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर है, तो 50,000 इंटू 2 कर देंगे तो 1,00,000 रुपया आपका जो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है उसकी एंट्री हो जाएगी। तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 1,00,000 की हो जाएगी। अब इसमें एडवांस मनी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, यानी जो एडवांस मनी प्राप्त हुई है, कितनी हुई है? पहले 2,000 की हुई है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉल पर। तो फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए के हिसाब से 500 शेयर उसके पास में थे, तो 1,000 रुपया हो गया, तो 1,000 को एडजस्ट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस पहले वो एक क्रेडिट हो रही थी कॉल्स इन एडवांस खाता, तो इसको डेबिट कर देंगे समायोजन के लिए। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो भी कॉल है उसका नाम इसमें आ जाएगा। ठीक, सेकंड कॉल हुआ तो सेकंड कॉल का आ जाएगा। 1,000 रुपये उसने पहले एडवांस में कर दिए, 2,000 किए थे लेकिन 1,000 तो फर्स्ट कॉल के हैं और 1,000 रुपये सेकंड कॉल के, तो 1,000 के एडजस्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है,
अब इसमें एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड अलोंग विद कॉल्स इन एडवांस, यानी फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होगी। तो फर्स्ट कॉल की राशि कितनी है? तो फर्स्ट कॉल की राशि यहाँ पे 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं। तो टोटल कितने शेयर शेयर इश्यू किए जनता में 50,000, 50,000 इंटू 2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 लाख। 1 लाख रुपए प्राप्त हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 लाख रुपए तो 1 लाख में से 1,000 रुपए तो एडवांस में उन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया, तो यहाँ पे 99,000 रुपये आ गया। और कॉल्स इन एडवांस कितना किया था? 2,000 रुपये किया था। तो ठीक है, तो 2,000 आ गया। तो टोटल बैंक में जो राशि प्राप्त होगी वो एक तरीके से 1,01,000 रुपया ही होगी, क्योंकि 1 लाख का तो समायोजन कर दिया, सॉरी 1,000 का समायोजन कर दिया और 2,000 रुपये एडवांस में प्राप्त हुई है। तो ये 99,000 रुपये ही राशि एक्चुअल प्राप्त होगी। 1,000 रुपये राशि पहले प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें बिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की बात करेंगे। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 50,000 रुपये के टोटल 50,000 शेयर है, तो 2 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल है। तो 50,000 इंटू 2 कर देंगे तो 1 लाख रुपया आपका ड्यू हो जाएगी, यानी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख से। अब इसमें बात करते हैं कि एडवांस मनी एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट है, देखना 3,000 कैसे आया है, मैं बताता हूँ आपको। इसके पहले एंट्री देख लेते हैं, फिर राशि बताते हैं। यानी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट है। ठीक है, अब इसमें कह रखा है कि जो भी राशि उसका समायोजन कर रहे हैं सेकंड कॉल पर 3,000 रुपये, यानी एक ये जो अंशधारी है, एक के पास 500 अंश है। ठीक है, उसने बंटन पर ही प्रथम द्वितीय मांग का भुगतान कर दिया, तो 2,000 रुपये इसने पहले भुगतान कर दिए। और एक विजय है, उसके पास 1,000 अंश है जिसे प्रथम मांग पर ही द्वितीय मांग का राशि का भुगतान कर दिया। यानी प्रथम मांग पर ही द्वितीय मांग राशि का भुगतान कर दिया, तो 2,000 रुपये इसने कर दिए और 2,000 रुपये उसने पहले कर दिए थे। टोटल कितना हो गया? 4,000 रुपये हो गया। अब इसमें से 1,000 रुपये की राशि का तो पहले समायोजन कर चुके हैं, बाकी राशि रह गई 3,000। ठीक है, यानी 2,000 तो दूसरे वाले की रह गई और 1,000 रुपये पहले वाले की। फर्स्ट कॉल पर 1,000 का समायोजन कर दिया था और सेकंड कॉल पर 1,000 रुपये उसकी राशि शेष रह गई, तो टोटल राशि कितनी रहेगी? 3,000। अब इसका समायोजन कर देंगे सेकंड कॉल पर, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 3,000 आ गया। ठीक है, अब इसमें सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी कितनी प्राप्त होगी? ऐसे 1 लाख रुपए प्राप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन 3,000 रुपये का समायोजन कर चुके हैं। 3,000 रुपये एडवांस में थे, तो इसको अब इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल केवल 97,000 रुपये की आएगी। ठीक है, और जो ब्याज की राशि है वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि खर्चा है पीएनएल के डेबिट साइड में आ जाएगा। और टू बैंक यानी भुगतान कर रहे हैं, तो जो भी दर है अब यानी वर्तमान में 12% की दर है, तो 12% के हिसाब से ब्याज राशि आ जाएगी। ठीक है, ये ब्याज राशि निकाल रखा है, ये आपके लिए कोई खास नहीं है, जो भी क्वेश्चन में स्थिति देख रही है उस हिसाब से आप ब्याज निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। अब बात करेंगे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए प्रीमियम क्या होता है। मान के चलो आपके अंश का मूल्य अंकित मूल्य 100 रुपया है, पर आप उसको 110 में निर्गमन कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप, वो एक तरीके से आपके लिए फायदा है, कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। तो 10 रुपये एक तरीके से आपका प्रीमियम हो जाएगा। अब प्रीमियम पर कौन निर्गमन कर सकता है या कौन इश्यू कर सकती है? जिस कंपनियों की बाजार में मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है, उनकी साख अच्छी होती है, या उनका टर्नओवर अच्छा होता है, या जो भी निवेशक उन कंपनियों में पैसा लगाने के इच्छुक होता है, या जो उनमें किसी प्रकार की जोखिम नहीं होती है, तो ऐसी कंपनियां हमेशा प्रीमियम पर शेयर निर्गमन करती है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसको अर्थ को। जब अंशों का निर्गमन उनके अंकित मूल्य से अधिक पर किया जाए, तो इसे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। निर्गमन मूल्य एवं अंकित मूल्य का अंतर ही प्रीमियम कहलाता है, अभी मैंने आपको बता दिया है। यह कंपनी की अच्छी साख का द्योतक होता है। प्रीमियम की राशि एक मुश्त या कई किस्तों में प्राप्त की जा सकती है, यानी जो प्रीमियम होती है, मान के चलो 10 रुपये का प्रीमियम लिया है, तो 10 रुपये के प्रीमियम में आप एप्लीकेशन पर भी ले सकते हो एक साथ, या टुकड़ों में ले सकते हो, अलॉटमेंट पर भी ले सकते हो, फर्स्ट कॉल पर ले सकते हो, सेकंड कॉल पर भी ले सकते हो, या लास्ट यानी जो फाइनल कॉल होती है उस पर भी आप ले सकते हो। ठीक है, एक सार्वजनिक निर्गमन में एक कंपनी कभी कभी जन सामान्य तथा आरक्षित वर्ग के लिए प्रतिभूति प्रीमियम की राशि अलग अलग रख सकती है। यानी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो कभी कभी जो सामान्य तथा आरक्षित वर्ग के लिए जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की राशि होती है वो अलग अलग रूप में रख सकती है। तो उसमें आरक्षित वर्ग में प्रमुखतः कौन कौन लोग आते हैं? एक तो होता है एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो प्रवासी भारतीय होते हैं, अनिवासी भारतीय होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। जो भी प्रमोटर होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको अलग रखा जा सकता है। या विदेशी वित्तीय संस्थान यानी
फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब जो भी संस्थान होते हैं उनकी राशि को अलग रखा जा सकता है तथा लास्ट में म्यूचुअल फंड की राशि को भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी इनको अलग अलग रखा जा सकता है। ठीक है, अब अंश प्रीमियम की राशि का चिट्ठे में किस प्रकार से प्रावधान करेंगे, किस प्रकार से उसका निरूपण करेंगे, देखते हैं। यानी अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करने की दिशा में प्राप्त प्रीमियम की राशि कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इससे जिस खाते में जमा किया जाता है उस खाते को प्रतिभूति प्रीमियम खाता यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहा जाता है। यानी जो प्रीमियम की राशि प्राप्त होती है, आपने 10 रुपये की प्रीमियम प्राप्त किया तो जो जो 10 रुपया है तो उस राशि को आप एक अलग खाते में यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से उस राशि को रखेंगे। ठीक है, उसका लेखांकन करेंगे। अब इसे कंपनी के चिट्ठे में दायित्व पक्ष में यानी जो ये राशि है सिक्योरिटीज प्रीमियम की उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, किस साइड में दिखाएंगे, तो इसे कंपनी के चिट्ठे में लायबिलिटी साइड यानी दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक्य यानी रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत इसको दिखाया जाएगा। तब प्रीमियम की बकाया राशि प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से घटाई जाएगी। अगर प्रीमियम की कोई राशि बकाया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से वो राशि माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंशों पर प्राप्त प्रीमियम राशि का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह से देखें कि अंशों पर जो राशि प्राप्त होती है एज ए प्रीमियम के रूप में, तो उस राशि का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट बात करें तो सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में इस राशि का उपयोग किया जाता है। जो पुराने सदस्य होते हैं उनको फुली पेडेड जो बोनस अंश इशू किए जाते हैं उनके उपयोग हेतु सिक्योरिटीज प्रीमियम राशि का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक व्यय यानी जो इनिशियल एक्सपेंसेज होते हैं उनको राइट ऑफ करने के संबंध में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का या उसकी राशि का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी जो भी खर्चे होते हैं, कमीशन होते हैं या बट्टे को अपलिखित करने में इस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। बट्टा अभी आगे बढ़ेंगे। अब जैसे शोधनीय अधिमान अंश है यानी जो रिडम्पशन वाले प्रबंध शेयर है अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था करने में, यानी हो सकता है जो ऋण पत्रों का शोधन करते हैं, अधिमान अंशों का शोधन करते हैं, उस समय प्रीमियम पर भी उनका शोधन किया जा सकता है। तो उस संबंध में जो खर्चा होता है, वो जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का प्रयोग या उस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। या अंशों की वापसी यानी बाईबैक करने के समय बाईबैक वाला चैप्टर आपका नेक्स्ट टॉपिक के रूप में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाईबैक क्या होता है यानी अंशों की पुनर्खरीद किस प्रकार से की जाती है, वो एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अंशों की वापसी जो भी खरीद की जाती है, बाईबैक किया जाता है, उस राशि में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि होती है उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक नोट दे रखा है, इसमें कौन कौन सी बाध्यताएं होती है। देखो, इस प्रीमियम की राशि का उपयोग सदस्यों को लाभांश बांटने में नहीं किया जा सकता है। यानी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि होती है, अगर कंपनी में किसी वर्ष वित्तीय वर्ष में प्रॉफिट कम होते हैं या नहीं होते हैं या नामात्र के होते हैं, तो उस संबंध में अंशधारियों को जो सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि होती है उस प्रीमियम की राशि का कभी भी लाभांश के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड बात की बात करें तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा रकम पूंजीगत संचय माना जाता है, यानी एक तरीके से कैपिटल रिजर्व होता है ये। इस राशि का उपरोक्त कार्यों के अलावा प्रयोग करने पर पूंजी की कमी मानी जाएगी। यानी जो भी ऊपर ये 5 प्रकार बता रखे हैं, अगर इन उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्य में इस राशि का प्रयोग किया जाता है तो वो एक तरीके से पूंजी की कमी मानी जाती है। तथा कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी दोषी संचालक है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, यानी जो कंपनी के संचालक मंडल होता है या डायरेक्टर होते हैं, उन पर अगर वे इन चीजों का उल्लंघन करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम राशि का अन्य उपयोग लेते हैं या अन्य मदों में उसका उपयोगिता करते हैं या उपयोग करते हैं, तो दोषी संचालक होते हैं उन पर कंपनी एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है या उनको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि अंशों के प्रीमियम पर लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। देखो, जिस प्रकार से सममूल्य पर लेखांकन कर रहे हैं उसी में प्रीमियम पर करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम एक एक्स्ट्रा एंट्री हो गई, तो प्रीमियम का किस प्रकार से लेखांकन करेंगे देखते हैं। प्रीमियम जिस किस्त यानी आवेदन या आवंटन या मांग के साथ, यानी प्रीमियम आवेदन पर भी मांगा जा सकता है या आवंटन पर मांगा जा सकता है, या अलॉटमेंट या जो भी आपकी कॉल्स है या फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड या फाइनल कॉल है, किसी के भी साथ में प्रीमियम मांगा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आवेदन पर मांगे, जरूरी नहीं है कि अलॉटमेंट पर मांगे, या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, किसी पर भी मांग सकते हैं। ठीक है, उस किस्त के खाते में किस्त की देय राशि प्रीमियम सहित डेबिट कर दी जाती है। यानी जो जिस किस्त के साथ में
प्रीमियम मांगेंगे तो उस किस्त में जो एक्चुअल राशि है वो तो आएगी, प्लस उसके साथ में प्रीमियम की कितनी राशि मांग रहे हैं वो भी उसके साथ में डेबिट कर दी जाएगी, ठीक है, इंक्लूड कर दी जाएगी। तब प्रतिभूति प्रीमियम खाता यानी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी सीआर कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसको एंट्री के माध्यम से एंट्री करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जब समझेंगे किस प्रकार से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो किस्तों पे जो राशि किस प्रकार से प्राप्त होती है उसको किस प्रकार से डेबिट करते हैं, किस प्रकार से राशि आती है, किस किस राशि को जोड़ते हैं, वो आगे देखेंगे। देखिए, अब इसमें एक नोट दे रखा है, एक चीज बता रखी है कि यदि प्रश्न में ये स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि प्रीमियम की राशि किस किस्त के साथ दी है, यानी अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि प्रीमियम की राशि अलॉटमेंट पर है, फर्स्ट कॉल पर है, सेकंड कॉल पर या थर्ड या फाइनल कॉल पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से कुछ नहीं कह रखा है तो उस संबंध में आपको सिर्फ और सिर्फ आवंटन के साथ ही प्रीमियम राशि माननी जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम की राशि आवंटन के साथ मांगी हुई समझी जानी चाहिए। प्रीमियम की राशि टुकड़ों में विभिन्न मांगों के साथ भी मांगी जा सकती है, जैसे कि ऊपर पढ़ चुके हैं। अब इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं, यानी अंशों के प्रीमियम पर लेखा किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब इसमें करते हैं फर्स्ट, यदि प्रीमियम की राशि आवेदन के साथ ही मांग ली जाती है, यानी जो प्रीमियम की राशि है, प्रीमियम जितना भी है, अगर वो एप्लीकेशन मनी के साथ में मांग लेते हैं तो उसमें क्या एंट्री होगी, और अगर अगर अलॉटमेंट पर मांगेंगे, फर्स्ट कॉल पर मांगेंगे, सेकंड कॉल पर मांगेंगे, थर्ड या फाइनल कॉल पर मांगेंगे तो किस प्रकार से एंट्री होगी। देखो, अगर प्रीमियम की राशि आवेदन पत्र के साथ ही मांगी जाती है तो आवेदन पर प्रीमियम सहित संपूर्ण राशि प्राप्त होने पर तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड विद प्रीमियम, यानी आवेदन पर प्रीमियम सहित राशि मांगेंगे तो इसमें बैंक अकाउंट में, यानी मान के चलो आवेदन का 3 रुपया है, 10,000 शेयर इशू किए हैं तो 30,000 प्लस प्रीमियम कितना है आपका, 4,000 प्रीमियम है उदाहरण के तौर पर, 34,000 रुपया आपका टोटल इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो आवंटन पर आवेदन राशि का ट्रांसफर करने पर, यानी जो आवंटन किया है तो आवेदन राशि को ट्रांसफर करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी। पहले इसको एंट्री को समझते हैं, फिर राशि किस प्रकार से आएगी वो देखते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए, अब इसमें शेयर शेयर कैपिटल में तो जो पूंजी की राशि है, जो पूंजी की राशि मांगी गई वो आ जाएगी, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो प्रीमियम की राशि है वो आ जाएगी, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो प्राप्त वास्तविक राशि है दोनों का योग है, शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि इसमें डेबिट साइड में आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में बात करते हैं कि यदि प्रीमियम की राशि आवंटन के साथ मांगी जाती है, ये तो हो गई एप्लीकेशन में। अगर आवंटन यानी अलॉटमेंट के साथ मांगी जाती है तो उस समय में क्या एंट्री होगी। देखिए, आवंटन पर राशि देय होने पर, तो आवंटन पर राशि देय होने पर एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी जो समूल्य पर करते हैं तो उसमें एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें एक सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को इसमें सीआर कर देंगे। अगर अब इसमें एक स्थिति और आती है, नेक्स्ट डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंट किस प्रकार से किया जाता है वो अभी पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, जबकि सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। अभी यहाँ पे केवल केवल प्रीमियम की भी बात करेंगे, डिस्काउंट की भी नेक्स्ट में बात करेंगे। तो आवंटन पर राशि देय होने पर तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगी। अब इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि इसमें आ जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरफ, और शेयर कैपिटल में जो पूंजी की वास्तविक राशि वो आ जाएगी, और टोटल पूंजी की राशि प्लस प्रीमियम की राशि जो भी अलॉटमेंट पर मांगी गई है वो इसमें दोनों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आवंटन पर देय राशि प्राप्त होने पर, यानी अलॉटमेंट कर दिया है, अब अलॉटमेंट पर जो भी राशि प्राप्त होगी उसकी एंट्री हो जाएगी, यानी प्रीमियम सहित, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक नोट दे रखा है, यदि प्रीमियम की राशि प्रथम मांग एवं द्वितीय मांग के साथ मांगी जाती है तो उपयुक्त प्रविष्टियों में शेयर एप्लीकेशन या शेयर अलॉटमेंट के स्थान पर शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर सेकंड कॉल हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या कह रखा है, प्रीमियम की राशि यहाँ पे तो अलॉटमेंट पर मांग मांग रहे हैं, ठीक है, अब वो समझ चुके हैं एंट्री। अगर ये सेम स्थिति में देखा जाए तो अगर फर्स्ट कॉल पर मांग रहे हैं, सेकंड कॉल पर मांग रहे हैं, तो अलॉटमेंट की जगह या शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, या शेयर सेकंड कॉल या शेयर थर्ड या फाइनल कॉल आ जाएगा, यह सिर्फ नाम चेंज करना होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, नेहा लिमिटेड का पंजीयन 1 करोड़ की अधिगत पूंजी से हुआ, जो 100 रुपए वाले 17,000 समता अंशों और 100 रुपए वाले 30,000 यानी 12% अधिमान अंशों में विभक्त है।
एक 1 अप्रैल 2008 को 50,000 समतांश ₹20 प्रति अंश प्रीमियम पर अभिदान के लिए जनता में प्रस्तावित किए गए। यानी इन्होंने 17,000 तो पहले जारी कर रखे थे, है नहीं? सॉरी, यानी ₹100 वाले 17,000 समतांशों में और ₹100 वाले 30,000 अंशों में ये विभक्त है। 1 अप्रैल 2008 को 50,000 समतांश ₹20 प्रति अंश प्रीमियम पर अभिदान के लिए जनता में प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, 50,000 कर दिए ₹20 प्रीमियम पर। ठीक है। अब इसमें प्रार्थना पत्र पर ₹40 मांग रहे हैं, आवंटन पर ₹30 मांग रहे हैं, जिसमें ₹10 प्रीमियम के हैं, यानी आवंटन ₹20 की राशि मांग रहे हैं और ₹10 इसमें प्रीमियम के हैं, टोटल ₹30 हो गया। इसी तरीके से देखें तो प्रथम मांग पर ₹30 मांग रहे हैं, जिसमें ₹10 प्रीमियम के शामिल है, इंक्लूड है। प्रथम मांग पर एक्चुअल राशि ₹20 की है, वो ₹10 प्रीमियम की है, ठीक है। और जो सेकंड और फाइनल कॉल है उसमें ₹20 मांग रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं है। यानी प्रीमियम ₹10 ले रहे हैं, ₹10 आप ₹10 तो आवंटन पर ले रहे हैं और फर्स्ट कॉल पर ₹10 ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या रखा है कि 46,000 समतांशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, यानी 50,000 आपने जनता को इशू किए, लेकिन आपको 46,000 समतांशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। अब इसमें से निम्न सूचनाओं से समायोजन करना है, एंट्री तैयार करनी है। तो क्या करना है कि श्री देवेश जिसके पास 1,000 अंश थे, आवंटन या मांग राशि चुकाने में यानी वो असमर्थ रहता है, यानी डिस्क्वालीफाई हो जाता है और समय पर राशि नहीं चुका पाता है। उसके पास में 1,000 अंश थे, कितने थे? 1,000 अंश। तो आवंटन या मांग राशियां, आवंटन में ₹30 है और प्रथम मांग और द्वितीय मांग पर ₹50 है, 30 प्लस 20, ठीक है, इतनी राशि चुका नहीं पाता है। और एक दूसरा अंशधारी अविनाश जिसके पास 500 अंश थे, वो दोनों मांग राशियां चुकाने में असमर्थ रहता है, यानी ₹30 और ₹20 चुकाने में असमर्थ रहता है। जबकि जो फर्स्ट वाला है देवेश, वो आवंटन एवं मांग राशियां 30, 20 प्लस 20 या 30, 30 प्लस 20 यानी ₹80 चुकाने में वो असमर्थ रहता है। इसमें प्रीमियम की राशि भी शामिल है, ठीक है। अब इसमें कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल एंट्री देनी है और 31 दिसंबर 8 को चिट्ठा भी बनाना है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखिए, अब इसके पहले एंट्री करते हैं। पहले जनरल बना लेंगे, जनरल ऑफ नया लिमिटेड, इसमें डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा, एलएफ आ जाएगा, डीआरओसी राशि आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें 46,000 समतांश यानी इक्विटी शेयर जनता को आमंत्रित किए गए, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग रहे हैं? ₹40 मांग रहे हैं। एक शेयर का मूल्य ₹100 है, तो ₹40 एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, आवंटन पर ₹30 ले रहे हैं, जिसमें ₹10 प्रीमियम के हैं। प्रथम मांग पर ₹30 ले रहे हैं, जिसमें ₹10 प्रीमियम के हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल है उस पे ₹20 ले रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब इसमें पहले जो भी एंट्री करेंगे तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल यानी इसमें राशि डायरेक्ट ट्रांसफर करने की राशि प्राप्त हो रही है एप्लीकेशन पर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी। तो 18,40,000 है, 18,40,000 इस हिसाब से आए हैं कि 46,000 इंटू 40 कर देंगे तो प्रार्थना पत्र पर ₹40 ले रहे हैं, तो 46,000 इंटू 40 कर देंगे तो ₹18,40,000 ये आ गया, ठीक है। अब बिंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी जो अलॉटमेंट की राशि है वो ड्यू है, ठीक है। तो अलॉटमेंट अलॉटमेंट की राशि कितनी मांग रहे हैं? आवंटन में ₹30 मांग रहे हैं, जिसमें ₹10 प्रीमियम के शामिल है, ठीक है। ₹20 एक्चुअल राशि है और ₹10 प्रीमियम के, टोटल 30 मांग रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, पहले इस राशि को एंट्री को समझ लेते हैं, फिर मैं राशि आपको बताता हूँ। देखियो, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना रुपए ले रहे हैं? ₹10 ले रहे हैं, ठीक है। अब ₹10 ले रहे हैं तो टोटल कितने अंश है? 46,000। 46,000 इंटू कितने कर देंगे? 10 कर देंगे, तो कितनी राशि हो जाएगी? ₹4,60,000 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का आ गया, ठीक है। अब कितना रुपया शेष रह गया? ₹20 रह गया काउंटर पर, तो 20 इंटू 46,000 कर देंगे तो ₹9,20,000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ₹9,20,000 आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का आ जाएगा। दोनों का टोटल कर देंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की प्रीमियम सहित ₹13,80,000 राशि आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें बिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की बात करेंगे, तो सेकंड एंड फाइनल मनी कितनी है आपकी? ₹20 मांग रहे हैं, तो 46,000 इंटू 20 कर देंगे तो आपका ₹4,92,000 आपकी, सॉरी, ₹9,20,000 आपकी राशि आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ₹9,20,000 आप मांगेंगे। आपकी जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है मनी ड्यू है वो ₹9,20,000 आ गई, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे, ये राशि आ चुकी है, 46,000 इंटू 20 कर देंगे तो ये राशि आ गई, ठीक है। अब इसको, ये केस बुक बना रखा है इसमें, अब केस बुक में 18,40,000 राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 13,50,000 तो जो ये देवेश थे उन्होंने आवंटन या मांग राशि चुकाने में असमर्थ रहा था तथा अविनाश ₹500 चुकाने में असमर्थ रहा था, तो इनकी राशि को माइनस कर देंगे तो ये एक की 13,50 आ जाएगी। 13 से आनी थी, एक की 13 से आनी थी, लेकिन उसे चुकाया नहीं तो 13,35 रह गई। एक की इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की 8,90,000 आ गई। वो राशि अभी समझते हैं कैसे आई है।
टोटल इसका 54,15,000 आ गया, तो जो 54,15,000 एक तरीके से कैश प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसको बैलेंस शीट में सजाएंगे, तो ये ऊपर दे रखा 30,000, 12% परपंच शेयर थे, वो 30,000 लिख देंगे, इनका टोटल कभी 30 लाख हो जाएगा, टोटल नहीं करते, और 17,000 इक्विटी शेयर थे, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। 17 लाख तो 1 करोड़ हो गया। अब जो इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल होती है, उसी का भी पेड अप कैपिटल का ही योग किया जाता है। जो ऑथराइज कैपिटल होती है उसका किसी प्रकार से नहीं योग नहीं किया जाता है। देखो, अब 46,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपये 100 रुपये के हिसाब से, तो 46 लाख हो गए। अब उनमें से कॉल इन एरियर 80,000 की थी, यानी जो बकाया अभी देखते हैं वो 80,000 किस प्रकार से थी। जो कॉल इन एरियर 80,000 की थी, यानी 80,000 रुपये बकाया मांगों का अंशधारी भुगतान नहीं किया गया, लेने थे 46 लाख, तो 45,20,000 रुपये राशि प्राप्त हो गई, ठीक है। अब उसमें से रिजर्व एंड सरप्लस थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि 9,20,000 रुपये की थी, ठीक है। और उसमें से कॉल इन एरियर के, यानी जो प्रीमियम की राशि थी, उनमें भी 25,000 रुपये की प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई, तो 8,95,000 रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरीके से 14,15,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह यानी कैसेट बैंक आपका हो जाएगा। अब जो बकाया भाग्य राशि की गणना इस प्रकार से की गई है, देखो इस सारणी से देखते हैं कि आवंटन पर कुल 30,000 रुपये की बकाया राशि है, ठीक है। और प्रथम मांग पर 45,000 रुपये बकाया राशि है, और द्वितीय मांग पर 30,000 रुपये की राशि बकाया है, ठीक। इसमें जो ये श्री देवेश है वो 1,000 अंशधारी है, तो उसके पास में 1,000 अंश है, और तो अविनाश के 500 अंश है, ठीक है। अब उसमें 1,000 का जो आवंटन ये मांग राशि चुकाने में असमर्थ हो रहा है, तो 30 रुपये प्लस 30 प्लस 20, यानी जो 80 रुपये है वो नहीं चुका पा रहा है प्रीमियम सहित। और इसी तरीके से अविनाश है वो 500 रुपये के, सॉरी 500 अंशधारियों का मालिक है, यानी जो 500 अंश उसके पास में है। वो दोनों मांग, यानी जो प्रथम मांग वो 30 रुपये, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं, और द्वितीय मांग 20 रुपये की है, यानी टोटल 50 हो गए। तो 50 रुपये एक तरीके से 500 अंशों के रूप में वो नहीं चुका पा रहा है, ठीक है। तो ये राशि इस प्रकार से आई है। तो इसमें देखते हैं कि जो आवंटन पर 30,000 रुपये की बकाया राशि है, जिसमें पूंजी की बकाया 20,000 के है, जिसमें 10,000 प्रीमियम के हैं। प्रथम मांग पर टोटल कुल बकाया राशि 45,000 की है, और 30,000 रुपये पूंजी के हैं, तो 15,000 इसमें प्रीमियम के हैं। द्वितीय मांग पर 30,000 रुपये की बकाया राशि है, और पूंजी की बकाया राशि 30,000 है, इसमें किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं मांगा गया है। तो इस संबंध में देखें तो 25,000 रुपये प्रीमियम के बकाया है, और पूंजी के 80,000 बकाया है। टोटल कुल बकाया आपके 1,05,000 रुपये बकाया हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अंशों का बट्टे पर निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। ऊपर बात कर चुके हैं सममूल्य पर किस प्रकार से करेंगे, और प्रीमियम पर किस प्रकार से करेंगे। प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से उनका डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, किस प्रकार से उनका लेखांकन किया जाता है, वो पढ़ चुके हैं। अभी लास्ट है आपका आज इस वीडियो में अंशों का बट्टे पर निर्गमन तक ही पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब बात करें अंशों का बट्टे पर निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, यानी ठीक है साथियों, तो थोड़ा लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट करूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप थोड़ा बोरिंग महसूस कर रहे हैं, तो अंशों का बट्टे के पर निर्गमन किस प्रकार से करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अंशों के बट्टे पर निर्गमन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।